नमस्कार, आबे सान योकोशो। जी, मैं जापानी में ये कह रहा हूं कि आपका स्वागत है और हम हिंदुस्तान कह रहा है शिंजो आबे को कि आपका हिंदुस्तान में स्वागत है। शिंजो आबे सान योकोशो। योकोशो जापानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्वागत। हम इस जापानी स्टाइल में शिंजो आबे का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जापानी पीएम वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने ही वाले हैं। वाराणसी की धरती और उत्तर प्रदेश की धरती को छूने ही वाले हैं और इस पर हमारी खास कवरेज जारी है और न्यूज स्टेट भी शिंजो आबे का स्वागत करता है। इससे पहले देखिए ये तस्वीरें कि किस तरह के इंतजाम होटल में है। खास इंतजाम, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। इस वक्त वाराणसी में फूलों से सज गए हैं घाट दुल्हन की तरह। दिल्ली में इस वक्त करार जो इससे कुछ देर पहले हुआ है और वहीं पर पीएम मोदी ने कहा कि हमें, जब मैं गया था जापान तो शिंजो आबे हमें लेके गए थे क्योतो अपनी सांस्कृतिक राजधानी दिखाने, तो हम उन्हें आज बनारस की झांकी दिखाएंगे जो हमारी आध्यात्मिक राजधानी है, वहां लेके जाएंगे। और दिल्ली में जो डील हुई उसकी तस्वीर देख रहे हैं और काशी में जो रूट डाइवर्जन किया गया है, जगह जगह पर बदलाव किए गए हैं रास्तों में, क्योंकि वहां पर से गुजरेगा काफिला आपसे कुछ ही देर में। और मैं समझता हूं जो वक्त दिया गया उसके हिसाब से अब किसी भी पल बनारस की धरती को छू लेगा वो विमान जिससे गए हैं प्रधानमंत्री दोनों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम शिंजो आबे के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में शिखर वार्ता हुई और इस वार्ता से भारत और जापान दोनों को बहुत ही उम्मीदें हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर क्या क्या कहा, सुनते हैं। भारत में मेक इन इंडिया एक मिशन मोड पे काम करे वो तो हम समझ सकते हैं। हर भारतीय के मन में मेक इन इंडिया का विचार आए वो हम समझ सकते हैं। लेकिन आज भारत इस बात के लिए गर्व करता है कि जापान में मेक इन इंडिया मूवमेंट चल रहा है। मैं अपने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों पर जरूर गंभीरता से जो कदम उठाने होंगे आवश्यक कदम उठाऊंगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन नहीं, भारत हाई स्पीड ग्रोथ की ओर भी जापान के साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहता है। तो पीएम मोदी के स्वागत की बड़ी तैयारी है और शिंजो आबे के स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। बस कुछ पलों का इंतजार है और इससे पहले सुरक्षा के मद्देनजर गंगा घाट पर फोर्स डिप्लॉय की गई है। जायजा लिया हमारे संवाददाता शरद सेठ ने कि कैसी तैयारी, कैसी सुरक्षा। पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे के इस दशाश्वमेध घाट पर पहुंचने से पहले अब सारी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। घाट पर जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया है और फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुका है। पूरा घाट आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले है। सेना के जवान, एसपीजी, एनएसजी के कमांडो पूरे घाट पर के चप्पे चप्पे पर तैनात हो चुके हैं और गंगा की लहरों पर नेवी और पीएससी के जवानों की और एनडीआरएफ के जवानों की तैनाती की गई है। पूरी जो सड़क है ये पूरा रास्ता जहां से दोनों पीएम का काफिला गुजरेगा, सब पर फोर्स डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुका है। हर तरफ अब सिर्फ फोर्स दिखाई दे रही है और घाट के पास की जो सड़कें हैं उनको अब लोगों से भी खाली कराया जा रहा है। अब धीरे धीरे जो ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन है वो पूरा शुरू हो जाएगा। जो गाड़ियों का मूवमेंट है उस पूरे रास्ते पर एयरपोर्ट से लेकर इस दशाश्वमेध घाट के जिससे दोनों पीएम गुजरेंगे, चाहे वो बड़े वाहन हो चाहे फिर दोपहिया वाहन, सबका मूवमेंट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और जैसे जैसे समय पास आएगा फ्लीट के पहुंचने का, जो पैदल मूवमेंट है वो भी बंद। सिर्फ जिन लोगों के पास पासेस हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको पास दिए गए हैं इस गंगा आरती में के समय यहाँ मौजूद होने के लिए, वही लोग जाएंगे। और पूरा ये जो पूरा क्षेत्र है एक अभेद किले के रूप में बदलता जा रहा है। और 4 बजते बजते या फिर कहें कि पीएम दोनों जब यहाँ पहुंचने को होंगे उसके पहले ये पूरा जगह एक इस तरह के अभेद किले में बदल चुकी होगी जहां पर कोई भी परछाई भी पर नहीं मार सके। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ शरद स्टेट न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।
तो किले में तब्दील कर दिया गया है इस वक्त वाराणसी को। आपको बताएं कि घाट पर जहां पर पहुंचने वाले हैं और आरती दिखाने ले गए हैं मोदी अपने दोस्त शिंजो आबे को, तो यहां पर खास तैयारियां की गई हैं। यहां पर तो बिल्कुल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबको लगा दिया गया है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। पूरी तरह से पिछले 2 दिनों से सेना के हाथ में है घाट और यहाँ पर बहुत ही सख्त पहरे में ही कुछ लोगों को जाने की इजाज़त है। हालांकि बैठने के खास इंतजाम भी हैं यहाँ पर लोगों के जाने के। और घाट को जो सजाया गया है वो तो आप ज़रा देखिए, बिल्कुल अलग ही नज़ारा आज दिखाई दे रहा है। सवाल बड़े हैं, आज उम्मीदें बड़ी हैं, बड़ा दिन है, बड़े नेता पहुँच रहे हैं वाराणसी। इस अनंत काल से बसे इस शहर में और बड़ी जो उम्मीदें हैं वो क्या क्या उम्मीदें हैं, कितनी पूरी होने वाली उम्मीदें हैं और क्या इस यात्रा से सिर्फ वाराणसी पर फोकस रहने वाला है दोनों नेताओं का। मेरे साथ अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, आनंद विजय जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो जापान में रहते हैं, वहीं पर रह करके अपना व्यवसाय करते हैं और हिंदुस्तानी हैं लेकिन जापान में रहने से जापान को भी जान रहे हैं। तो हमें बताएंगे कि हम जापान से क्या बातें हैं जिनको हम सीख सकते हैं। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं राजकुमार जी जो स्मार्ट सिटी के बारे में हमें समझाएंगे। कई संस्थाओं को हेड कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ की संस्थाओं से लेकर यूएनओ तक में। ये भी हमें बताएंगे कि वो क्या करते रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अवधेश जी मैं शुरू करूंगा आपसे कि क्या इस यात्रा से हम सिर्फ वाराणसी के बारे में उम्मीदें रखें या उत्तर प्रदेश को भी फायदा होने वाला है, देश के लिए क्या क्या कुछ होने वाला है, इसकी बात तो हो चुकी है हैदराबाद भवन में। चलिए अवधेश जी से हम जुड़ पाए ठीक से। मैं राजकुमार जी आपसे समझना चाहता हूं कि आज जो क्योतो की बात हो रही है, काशी को क्योतो के तर्ज पर विकसित होने की बात हो रही है, स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने की बात हो रही है, हमें आपसे थोड़ा सा समझाएंगे कि ये स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट क्या है। देखिए, जब नई सरकार आई थी तो उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी का प्लान किया था और 98 सिटी का अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद बनारस भी एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने का प्लान हुआ था। बेसिक स्मार्ट सिटी का मतलब ये है आज के दौर में कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली जो जनता है, जो सिटीजन है, उनको क्या बेनिफिट मिलना चाहिए सामाजिक तौर पे, इकोनॉमिक एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरली। अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस अपने आप में एक बड़ा कल्चरल सिटी है और कोयोटो और बनारस में अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं स्मार्ट, तो स्मार्ट सिटी का जो बेसिक फंडामेंटल है सस्टेनेबल, मेंटल लेवल, एफोर्डेबल टाउनशिप, रेजिलेंस टाउनशिप। तो आप जब पांचों को मिलाएंगे, टाउनशिप का मतलब वो डिफरेंट भिन्न वर्ग के लोग रहें, जहाँ पे आप इसको अगर मैं ऐसे समझना चाहूँ आपसे राजकुमार जी कि मान लीजिए जैसे बनारस की बात करें हम, तो बनारस में आज आप जाएंगे, बहुत भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक है, सड़क के किनारे आपको दुकानें नज़र आ जाएंगी, उस पर इंक्रोचमेंट नज़र आ जाएगा, सड़क के ऊपर से बिजली के तार जाल की तरह जाएंगे जो बेहद ही भद्दी तस्वीर बनाते हैं। तो अगर ये स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट होता है तो क्या बदल जाएगा इनमें से? देखिए, स्मार्ट सिटी जो प्लान है, इट इज़ नॉट अ 5 साल का प्लान, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि स्मार्ट सिटी अगर पहले आप प्लान करके बनाते हैं, प्लान प्लस IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ स्मार्ट सिटी, अगर इस टर्म में लें। लेकिन अब चूंकि 98 सिटी को सेलेक्ट किया गया, बनारस ओल्ड सिटी है एंड आप 5 साल में मुझे नहीं लग रहा कि कुछ होगा। आपको एक एक पहलू को ध्यान रखना पड़ेगा और जो स्टेक होल्डर्स हैं, सिटीजन, आप जापान की बात करें तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रहा है किसका हो रहा है? सिटीजन का। तो वहाँ पे सिटीजन से फीडबैक लेते हैं कि आपका पेडेस्ट्रियन कैसे चलेंगे, साइकिलिंग का क्या व्यवस्था है, मोबिलिटी क्या है, और उस तरह से सिटी का इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली जनता वहाँ क्या रोजगार करेगी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे होगा, बेटर इन्वायरमेंट फैसिलिटी कैसे दिया जाए, वाटर क्वालिटी कैसे दे जो वहाँ के लोग हैं जो रहने वाले हैं, ताकि ओवरऑल उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। दिस इज अ मेजर थिंग्स इन ए स्मार्ट सिटी। और IT एक पार्ट है जहाँ पे हम लोग इसको स्मार्ट एनर्जी, इको फ्रेंडली थिंग्स, IT एक पार्ट है। लेकिन ऑफ कोर्स ये बड़ी चैलेंजिंग बात है।
और मुझे नहीं लगता है कि ये 5 साल या आने वाले 6 साल में कुछ आपने जो बताया कुछ हो पाएगा। तो ये एक दीर्घकालीन योजना है, लंबे समय, काफी वक्त लगने वाला है इसमें। काफी आपको सस्टेनेबल, आपने टाउनशिप बना दिया बट सस्टेनेबल नहीं है तो कोई मीनिंग नहीं है स्मार्ट सिटी का। अफोर्डेबल नहीं है, महंगा है, तो यू कैन नॉट लिव देयर। मेंटेनेबल नहीं है, आपने बना दिया, मेंटेन नहीं हो पा रहा है। रेजिलेंस का मतलब है कि टाउन अपने पुराने रूप में भी आ जाए। अगर कुछ होता है डिजास्टर सपोज, तो यू कैन रिकवर दैट थिंग्स। तो इस मामले में जो अभी आप कह रहे थे कि स्टेक होल्डर्स, जनता और जनता की भागीदारी, अगर आप बहुत अच्छा शहर बनाएंगे, साफ सुथरा बनाएंगे, लेकिन जनता उसमें कूड़ा कचरा सड़क पे डालेगी, जैसा कि आज हम करते हैं कि अपने घर का कचरा हम सड़क पर डाल देते हैं। अक्सर हम हिंदुस्तानियों की आदत है, जगह जगह पर पान खाते हैं, उसका पीक फेंकते हैं हम तमाम सड़कों पर। आनंद विजय जी, आप मुझे बताइए, आप तो टोक्यो निवासी बन चुके हैं लेकिन हैं हिंदुस्तानी, दिल हिंदुस्तानी है और आज भी आप हिंदुस्तानी हैं। हम क्या सीख सकते हैं जापानियों से? सबसे पहली चीज़ जो अभी थोड़ी देर पहले अमिताभ जी वाराणसी से जुड़े हुए थे, वो उन्होंने कहा उनकी मानसिकता शायद ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो अभी क्योतो से जो तुलना किया जा रहा है वाराणसी का, जो प्लानिंग सरकार ला रही है वाराणसी के डेवलपमेंट के लिए, उसको सौंदर्यीकरण के लिए, उनको और वहाँ के लोगों को ऐसा शायद महसूस हो रहा है कि ये पूरा का पूरा जो हमारा कल्चर है, जो सदियों पुराना वाराणसी है, उसको ख़त्म करके एक नया वाराणसी हम तैयार करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ में वहाँ के जो लोग अभी जो निवासी हैं, मूल निवासी, उनको अपनी मानसिकता को बदलनी होगी सबसे पहली बात, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी प्लानिंग तब तक ग्राउंड लेवल पे सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जब तक कि वहाँ के मूल निवासी अपनी सोच को न बदलें। ऐसा मेरा मानना है। ये चीज़ मैं जापान में देखता आ रहा हूँ पिछले 8-9 साल से। जी, तो ये बताइए, आप कह रहे थे कुछ देर पहले हमें कि वहाँ बच्चों को 1.5 साल से बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाता है। बिल्कुल। एक बैग टांग दिया जाता है उनके साथ में कि अब आप अपने पैरों पे चल रहे हैं तो लीजिए, अपना बोझ भी ढोना सीखिए। बिल्कुल। तो इस तरह से अगर हम तुलना करें, आप जो क्योतो में भी जाकर के आपने देखा है, टोक्यो में भी आप देखते हैं, और यहाँ हम बनारस से लेकर के पूरे हिंदुस्तान की बात करें, यहाँ पर हम पान खाते हैं, पीक फेंकते हैं सड़क पर, हम गुटखा खाते हैं, उसके रैपर को कहीं भी फेंक देते हैं। बिल्कुल। कुछ सामान खरीदते हैं, यूज कर लिया, उसके केले के छिलकों को सड़क पर फेंक दिया, संतरे के छिलकों को सड़क पर फेंक दिया, पॉलिथीन जो मिलता है, जो फेंकने वाला है कहीं भी फेंक दिया। ये आप जापान में भी देखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ आपको पूरे जापान में, क्योतो तो एक बहुत फेमस शहर है वहाँ का, या टोक्यो है, उसको आप छोड़ दीजिए, आप किसी इंटीरियर पार्ट में भी अगर जापान के अंदर जाते हैं तो वहाँ भी ये छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी कहीं भी। ये चीज़ दर्शाता है वहाँ के सिविक सेंस को, वहाँ के बच्चों के परवरिश को। जापान का जो स्कूलिंग सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूँगा। वहाँ पे क्लास 5 तक के बच्चों को खुद से अपने क्लासरूम को साफ़ करना, अपने बाथरूम जो यूज़ कर रहे हैं उसको साफ़ करना, खाने के बाद ब्रश करना, अपने टिफ़िन बॉक्स को साफ़ करना, ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में वहाँ सिखाया जाता है। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को। यहाँ तो अगर बच्चों से ये सब करवाया जाए तो अत्याचार की श्रेणी में शायद आ जाएगा कि बच्चों पर क्रूरता कर रहे हैं, बोल देंगे यहाँ पे। बिल्कुल। राजकुमार जी, तो क्या जो हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल सिटी की बात आप कह रहे हैं, वो तभी हो सकता है जब उसमें जनता की भी भागीदारी हो, हम सभी अपनी जिम्मेदारी को समझें? सर, आपको मैंने पहले बताया, आप किसके लिए स्मार्ट सिटी बना रहे हैं? ऑफ कोर्स जनता के लिए। जनता का फीडबैक जरूरी है। ठीक है, एक्चुअली आपने देखा हुआ काफ़ी कच्चे लोग डाल देते हैं। ये बिहेवियरल एटीट्यूड चेंज भी जरूरी है। कभी कभी चेंज एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, जैसे आपने लॉ बना के किया, कभी कभी आपको एक टीचिंग मेथड, एक अवेयरनेस मेथड भी लगाना पड़ता है ताकि लोग जागृत हो कि अपना शहर को साफ रखें, अपने चीज़ों को अपने अनुसार बनाएं। स्मार्ट सिटी का भी मतलब है कि आप लिवेबल सिटी, एक सिटी ऐसा हो जहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और कल्चर मिक्स हो और एक सस्टेनेबल मॉडल के रूप में रहें, जहाँ पे बिजनेस भी हो, विकास भी हो और एक गुड गवर्नेंस, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ई गवर्नेंस लोगों को मिले, जहाँ पे एक पीसफुल लाइफ लोग जिए, एक लंबा लाइफ जिए। आपका सारा इन्वायरमेंट भी, जो आप हम लोग बात कर रहे हैं, पेरिस में भी प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए हुए थे। स्मार्ट सिटी में एक मेजर है इन्वायरमेंट।
आप क्योटो में देखें, वहाँ का जो स्मार्ट सिटी का जो क्योटो का हम बता रहे हैं, जो उनका जो आइडिया है इन्वायरमेंट फ्रेंडली सिटी, आप सोलर एनर्जी यूज करें, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें, तो ये सब चीज़ों को आपको रखना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी केवल आप बोल दें कि आईटी लगा दूंगा स्मार्ट सिटी हो गया, और देयर नो स्मार्ट एनर्जी, नो स्मार्ट मीटर, तो तार तो लटके रहेंगे बनारस में। तो ये पूरे कायाकल्प की बात हो रही है, और उसमें जो है उस कायाकल्प में हिस्सेदारी सबकी होगी, जनता की भी उतनी हिस्सेदारी होगी। आप जनता को अपनी आदतों को बदलना होगा, सबको ये समझना होगा कि अगर हमें साफ रखना है अपने शहर को, जो स्वच्छता अभियान की बात करते हैं मोदी जी, उसको अपनाना पड़ेगा दिल से। अवधेश जी, मैं आपसे ये सवाल समझना चाह रहा था कि इस यात्रा में आज जो दोनों पहुंच चुके हैं अभी तक, या पहुंचने वाले हैं किसी भी पल, मेरे पास तक जानकारी अभी आ रही है, क्या सिर्फ बनारस को लेकर के बातें होंगी या उत्तर प्रदेश को भी फायदा होगा? नजर पूरे उत्तर प्रदेश पर होगी। अजय जी, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हम लोग एक स्मार्ट सिटी पर केंद्रित हो गए हैं। शिंजो अबे की यात्रा जो है वो स्मार्ट सिटी केंद्रित नहीं है, उसका एक भाग स्मार्ट सिटी है। और वाराणसी की जो यात्रा है वो भी केवल स्मार्ट सिटी केंद्रित नहीं है। वाराणसी उनको ले जाने का मतलब यह है कि वाराणसी को जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ले आने की नरेंद्र मोदी की योजना है, वो शिंजो, ये पहले विदेशी नेता हैं जो जिनका इस प्रकार से वाराणसी में जिनको ले जाया गया है और जिनका इस प्रकार से स्वागत हुआ है। तो ये पहला कार्यक्रम वाराणसी का है जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इस प्रकार से दिखाया जाएगा। तो इसमें जो आप बात कर रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश को काफ़ी कुछ इस कार्यक्रम में मिलना है। जैसे शिंजो अबे ने अपने भाषण में कहा है कि जो प्रदूषण का मामला है वो वाराणसी में है, देखिए वो आगरा में भी है, वो कानपुर में भी है, वो इलाहाबाद में भी है। तो जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उस मामले में जापान ने काफ़ी प्रगति की है, और उसमें थर्मल पावर में भी जो कोल से निकलने वाले पावर हैं उनको कैसे प्रदूषण से मुक्त किया जाए, इसके संदर्भ में वो भारी टेक्नोलॉजी देने की स्थिति है। एक आपको रोक करके ये तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, उतर गए पीएम मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे वाराणसी की धरती पर। ये आप जो देख रहे हैं यही एयरक्राफ्ट है जिससे कि पहुंचे हैं यहाँ पर। अब यहाँ से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है अजय जी। जी, उत्तर प्रदेश, वाराणसी की यात्रा, उत्तर प्रदेश की यात्रा। और ये यात्रा जो है ये एक मिश्रित यात्रा है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों से, नागरिकों के मिलन से और भारत की विविधता में एकता के उस स्वरूप से, और फिर उसमें से फिर अर्थव्यवस्था को लेकर निकलना है। इसलिए इसको हम स्मार्ट सिटी पर केवल फोकस कर दें तो ये कार्यक्रम का छोटा रूप हो जाएगा। दूसरी स्मार्ट सिटी जब हम कहते हैं तो उसकी परिकल्पना यही है कि सस्टेनेबल है, यानी कि सब चीजों के साथ। स्मार्ट सिटी जो है ना, उसका कोई एक में वो खाका आप बनारस के संदर्भ में नहीं खींच सकते। इतना तो ठीक है कि लोगों के रहने के योग्य हो, महंगे नहीं हो। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि वहाँ ट्रांसपोर्ट की हमारी सुविधा हो। स्मार्ट सिटी का मतलब है जो बिजनेस करना चाहता है उसकी सुविधा हो। उसका मतलब है कि जो कुछ भी हमको चाहिए वो उपलब्ध हो। वो सारी चीज़ें सही है, लेकिन वो स्मार्ट सिटी का कोई एक रूप समूचे भारत में, संपूर्ण दुनिया में नहीं हो सकता है। जी जी, बिल्कुल। अलग अलग जगहों पर अगर वाराणसी को बनाना है तो वाराणसी धार्मिक अगर सिटी है तो उसमें धर्म को केंद्र में रखते हुए उस सिटी को विकसित करना, ये वहां महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए क्योटो का नाम लिया जाता है। यही स्मार्ट सिटी है कि जो जैसा जहां पर जैसी जरूरत उस हिसाब से। धन्यवाद आप सबका। मेरे पास वक्त इतना ही है बताया जा रहा है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा के। आगे भी जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।